हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ने के लिए आपको किसी भी काइंड का सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से हो, आपकी स्टडीज़ अच्छे से हो, इसका ध्यान मैग्नेट ब्रेन्स बहुत ही अच्छे से रखता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स अब मैग्नेट ब्रेन्स की जो बुक्स एंड ई बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। ये जो हमारी बुक्स एंड ई बुक्स हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में एनरिच्ड हैं और ये आपको वेरियस जो है पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगी। जैसे कि आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की अलग बुक होगी, सैम्पल पेपर्स की अलग बुक होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग बुक होगी। तो इस वे में आपको जिस भी पर्टिकुलर बुक की रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी पर्टिकुलर चीज़ पढ़नी है, आप उस हिसाब से आपकी जो बुक्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आई गेस कि आप लोग भी जो हैं इन बुक्स को या जो हमारी ई बुक्स हैं इन्हें एक्सेस करना चाह रहे होंगे, लेकिन करोगे कैसे? बहुत ही ईजी काम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करना, उसे फॉलो करना और एक फॉर्म जो है वो फिल करके सबमिट कर देना। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो बुक्स हैं ये प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो हमारी बुक्स हैं स्टूडेंट्स, ये वेरियस क्लासेस एंड वेरियस सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। सो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी क्लास से या कौन सी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक को एक्सेस करना चाहते हो, आपको वो सेम जो लिंक है उसे उसके फॉलो कर उस पर जो फॉर्म है उसे फिल कर सबमिट कर देना है। आई गेस ये सारी चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारी जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स है, इसमें जो मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर है उसका जो पेपर 7 है उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई गेस कि इससे आप लोगों को इतनी चीज़ तो अच्छे से क्लियर है कि अगर ये पेपर 7 है तो दैट क्लियरली मीन्स हम 6 पेपर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने वो जो 6 पेपर्स हैं वो देख लिए हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर ली है। अगर आप लोगों ने वो 6 पेपर्स नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स, तो जाकर उन पेपर्स को देखिए, वो वीडियोस को देखिए और उन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग जो हो बहुत ही अच्छे से रेडी हो सको अपने एग्जाम को देने के लिए और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सको। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने जो ये सैम्पल पेपर है उसे। अब हर एक सैम्पल पेपर के पहले क्या आएगा, आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में भी आते हैं एंड चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को। तो टाइम अलाउड विल बी 3 आवर्स फॉर योर एग्जाम और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो कितने हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होगा एंड 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। ठीक है, नाउ इस पेपर में 2 सेक्शंस रहेंगे आपका, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए बिलोंग्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी बिलोंग्स टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, यू हैव 20 MCQs जो कि 1 मार्क ईच के होने वाले हैं। 20 MCQs मतलब कि 10 बिलोंग्स टू योर सेक्शन ए एंड 10 बिलोंग्स टू दी सेक्शन बी। ठीक है, देन दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसमें आपके 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चन होंगे। इसका वर्ड लिमिट ध्यान रखना, दैट इज 60 to 80 वर्ड्स। हर एक क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, वर्ड लिमिट बिल्कुल एक्सीड मत करना है स्टूडेंट्स। अगर आप वर्ड लिमिट से थोड़ा बहुत कम लिखोगे ना तो एक बार चल जाएगा, लेकिन एक्सीड मत करना, बिकॉज CBSE डू नॉट वांट यू टू फिल दी पेजेस। CBSE आपसे चाहता है कि आप क्वालिटी उन्हें दो। ठीक है, और आपको क्वांटिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है। जो पूछा गया है एग्जैक्टली वही आपको आंसर करना है। हमें जो है कहानियां बनाकर जो है अपने आंसर को बहुत ही बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि आप जितना बड़ा और बेफालतू की चीज़ें आप लिखोगे आपके आंसर में उतने ही कम मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो रिलेवेंट पॉइंट्स है वही आपके आंसर में इंक्लूड करने रहेंगे। नाउ दिस पेपर कंटेन्स 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच जो कि आपको आंसर करने रहेंगे 80 to 100 वर्ड्स में। देन दिस पेपर कंटेन्स 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स ईच जो कि आपको आंसर करने रहेंगे 100 to 150 वर्ड्स में। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें क्लियर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहले सेक्शन ए आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें सबसे पहले हमारे पास में 10 MCQs आएंगे, देन 3 मार्क्स क्वेश्चन, देन 4 मार्क्स क्वेश्चन, देन 6 मार्क्स क्वेश्चन और फिर उसके बाद में आएगा सेक्शन बी जिसमें यही सेम जो है हमारा जो फॉर्मेट है वो चलेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 है आपका,
foreign exchange transactions depend on other foreign exchange transactions are called ऐसे foreign exchange transactions that are dependent on the other foreign exchange transactions उन्हें हम क्या कहते हैं? Options are current account transactions, B is current capital account transaction, C autonomous transaction और D accommodating transactions। तो जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर डिपेंडेंट अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अंडरटेक किया जाता है तो वो कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं? दे आर अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ये जो है ये क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स है उन्हें मतलब होता है, वो डिपेंड करते हैं कि दूसरे ट्रांजेक्शन्स कैसे हुए हैं, उसकी वजह से क्या डेफिसिट वगैरह आया है, उसे जो है मतलब कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम आया है उसे इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स अंडरटेक किए जाते हैं दे आर अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट वाले पर। एडी शेड्यूल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, जो एडी शेड्यूल है वो किसके बीच का रिलेशनशिप शो करता है? ADNY, AGNAS, CNS, ऑल ऑफ दीज। जो एडी शेड्यूल है स्टूडेंट्स, देखो जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एडी का जब शेड्यूल बनाते हैं वी टेक इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो ये आपके भी ये जो है आपको किस चीज का जो है रिलेशनशिप शो कर रहा है? This is showing us the relationship of AD and Y, that is aggregate demand and income, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, इसका एक और वाला क्वेश्चन है। AD increases डैश increases, ऑप्शंस हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, AS एंड मल्टीप्लायर। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा? क्या उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है स्टूडेंट्स? देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, डिमांड के बढ़ने के साथ साथ में अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अब उन्हें ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत होगी जो कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस अंडरटेक कर सकते हैं। तो येस, विद इंक्रीज इन एडी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन ए है ये अभी के हिसाब से तो हमें करेक्ट लग रहा है। अभी आगे के ऑप्शंस को चेक कर कर हम बताएंगे कि ए हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, एडी के इंक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं से कहीं तक कोई लिंक हम दे ही नहीं सकते कि एडी के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। एएस दैट इज एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। तो ये वाला भी हमारा सही ऑप्शन लग रहा है हमें। मल्टीप्लायर बढ़ेगा, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। अब मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है? मल्टीप्लायर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है या कंजम्पशन इंक्रीज किया है, इस चीज़ का हमारे पास में प्रॉपर जो है कोई भी प्रॉपर यहाँ पर आंसर नहीं है। इसलिए हम मल्टीप्लायर को जो है थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट, या हम ये बोलेंगे कि डू नॉट से वाला जो आंसर वो मानकर इसे क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं। अब बात आती है ए और सी ऑप्शन में से। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से सबसे पहले क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं मतलब कि अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तो पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और फिर उसके बाद में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर कंक्लूजन से हम क्या बोलेंगे कि ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट विद इंक्रीज इन एडी एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी इज, के दैट इज मल्टीप्लायर, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, नो रिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन इनकम। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन मे बी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और मे नॉट बी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट की हो या चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर ना हो, वो क्या चीज डिटरमाइन करती है? कौन सा लेवल डिटरमाइन करती है? लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन, सेविंग या इन्वेस्टमेंट। तो वो हमें डिटरमाइन करती है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? योर ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं।
असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन है इफ सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट देन इक्विलिब्रियम इनकम विल हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस। अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो जो इक्विलिब्रियम इनकम है उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो रिड्यूस होगी। क्या ये सही है? यस, दिस इज ट्रू। रीजन में क्या लिखा है? एज अकॉर्डिंग टू कीन्स द इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल। कीन्स के हिसाब से जो इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो डिटरमाइन किया जाता है किस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर जब इनकम और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाता है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है? बिल्कुल है। तो आपका रीजन भी क्या है? ट्रू है। ये आपके पास में 4 ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीजन जो है वो आपको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, इसलिए ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव्स रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। क्या बोला गया है? एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है जो कि रिसीव कर रही है रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये रहा न्यूयॉर्क, ये रहा इंडिया। इंडिया की जो कंपनी है वो रिसीव कर रही है रेंट को। ठीक है, अगर रेंट रिसीव कर रही है दैट मीन्स इंडिया के लिए वो क्या हुई स्टूडेंट्स? इंडिया के लिए वो रिसीट हुई, और इंडिया के लिए रिसीट है तो वो डेबिट साइड पर आएगा या क्रेडिट साइड पर आएगा? दैट वुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, जो इनफ्लोज होते हैं हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो इनमें से क्रेडिट साइड वाले कौन से 2 ऑप्शंस हैं? और ऑप्शन ए एंड सी। अब ऑप्शन ए और सी में से हमें देखना है कि करेक्ट कौन सा है। ये है करेंट अकाउंट, ये है कैपिटल अकाउंट। रेंट की वजह से कोई एसेट या लायबिलिटी इस पर अफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स कि रेंट कौन से अकाउंट में आएगा? करेंट अकाउंट में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Cut in repo rate by RBI is likely to dash the demand for goods and services in the economy। अगर रेपो रेट जो है वो कट होता है आरबीआई से तो उसकी वजह से जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी में उस पर क्या इफेक्ट होगा? वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी या नन ऑफ दी अबव? तो रेपो रेट कट हुआ स्टूडेंट्स, उसकी वजह से जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी सो दैट मीन्स कि जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, इसी का और वाला है उसे देखते हैं। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू, जो डिक्रीज है कैश रिजर्व रेशियो में दैट विल लीड टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन एग्रीगेट डिमांड, नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड और फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। अगर कैश रिजर्व रेशियो कम होता है तो क्या उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा? नो, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड राइज होगा? यस। नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, ये गलत है। फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, क्या जनरल प्राइस लेवल फॉल होगा? नहीं। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही रहती है तो इन दैट केस इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आएंगे और जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, राइज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज। जो डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस? जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाए एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है, दैट मीन्स जब AD इज मोर देन AS वाली कंडीशन होती है तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डिफिशिएंट डिमांड और इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज, क्या होगा? दैट वुड बी इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई से तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस जो है वो अराइज होगी इकोनॉमी में। ठीक है, The impact of excess demand under Keynesian theory of income and employment in the economy are, जो impact है excess demand का किस पर? जो Keynesian theory of income and employment है इकोनॉमी की, उस पर excess demand का impact क्या होगा? Decrease in income, output, employment and general price level,
डिक्रीज इन नॉमिनल इनकम बट नो चेंज इन रियल आउटपुट, इनकम इंक्रीज इन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल, नो चेंज इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। हम बात कर रहे हैं कीनीजियन थ्योरी की। कीनीजियन की थ्योरी के हिसाब से फुल एम्प्लॉयमेंट पर क्या कर रही है, वर्क कर रही है हमारी इकोनॉमी। जब AD इज इक्वल टू AS है तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि AD जो है वो ज्यादा हो गया है AS से, तो इसका इफेक्ट इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट पर और आउटपुट पर क्या होगा। अब देखो, जब हम बोल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है तो इन दैट केस क्या आउटपुट बढ़ सकता है, जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे तो एम्प्लॉयड हैं, अब और रिसोर्सेज थोड़ी ना ला सकते, तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, सारे ही लोग जो काम करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं, तो अब और एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज होगा, नहीं हो सकता। इनकम, नॉट इनकम सॉरी, जो जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है, यहाँ पर हम प्राइस लेंगे, इनकम नहीं लेंगे, दिस वुड बी प्राइस, ठीक है, जो जनरल प्राइस लेवल है, क्या प्राइस इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगा, और फिर जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो धीरे धीरे वापस जो AD है वो AS के इक्वल आएगा, तो प्राइस विल इंक्रीज बट देयर विल बी नो चेंज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपका ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। असर्शन गिवन है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। रीजन है द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स और सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। क्या ये चीज है, बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट्स। क्यों भाई, कितना एक पर्सनल डिस्पोजेबल जो है इनकम है एक पर्सन की, या एक ये देखें हम कि एक पर्सन जो है वो कितना अपनी इनकम, उसकी कितनी इनकम ऐसी है जो कि वो अपने हिसाब से स्पेंड कर सकता है, वही तो उसका प्राइवेट एक्सपेंडिचर बताएगा, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। अगर रीजन देखें तो जो टोटल डिमांड है फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही हमारी क्या है, दोनों ही ट्रू है, लेकिन क्या रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों बात कर रहे हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, लेकिन अलग अलग एस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, इन्हें हम लोग देख लेते हैं और इन्हें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आंसर हम लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को बताते भी जाऊंगी कि आपको जो है कैसे आपके आंसर को इफेक्टिव बनाना है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अलावा आप क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं उतना जो है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी जितना हम लोगों ने जब हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखे टॉपिक वाइज उसमें किया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी काइंड ऑफ डाउट आता है, कोई भी काइंड ऑफ दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना है कि जो ऑलरेडी हमारे वीडियोस बने हुए हैं उन पर जाना, उसमें से अपना जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसे देखना, सारी चीज़ें को अच्छे से समझना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, और फिर उसके बाद में आकर जो है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पर हमें डाउट आए और हम उसी टाइम पर उसे समझ लेना, तो वो चीज़ें हम लोगों के लिए क्या हो जाती है, काफ़ी ईजी हो जाती है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन इशू ऑफ करेंसी नोट्स एज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी नोट, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में क्या करना है, हमें इसे कंप्लीट करना रहेगा। सो सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। इन इंडिया RBI हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट। 1 rupee note and all coins are issued by RBI on behalf of the government of India, ठीक है। 1 rupee note और जो सारे coins हैं they are issued by मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो 1 रुपी नोट है और जो सारे कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इशू करती है स्टूडेंट्स, RBI इशू नहीं करती है। इस पर्टिकुलर चीज़ में जो है कंफ्यूज मत होना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इन चीज़ों को क्या करती है, इशू करती है। और इसके अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, जो बाकी सारे करेंसी नोट्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं बाय RBI, ठीक है।
इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ये है कि एक जो है ट्रस्ट वर्दीनेस बनी रहेगी लोगों की कि अच्छा ठीक है भाई आरबीआई जो है मनी प्रिंट करती है, ये नहीं कि हर कोई मनी प्रिंट करने लगा, अदरवाइज ऐसा होगा अगर हम लोग ही प्रिंट करने लगे तो फिर ऐसे तो फेक मनी कितना हो जाएगा। और हर टाइम पर जो है हमारे पास में जब एक करेंसी नोट आएगा तो हमें क्या डाउट रहेगा कि कहीं ये पर्टिकुलर नोट जो है वो फेक तो नहीं है, नकली तो नहीं है। तो ये सारी जो है चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए एक सोल अथॉरिटी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए जो है हमारा फिर पूरी मॉनेटरी सिस्टम पर एक ट्रस्ट बना रहता है जनरल पब्लिक का। ठीक है, तो इशू ऑफ करेंसी नोट जो फंक्शन है आरबीआई का, आई गेस ये आप लोगों को क्लियर है। All currency issued by RBI is its monetary liability. This means that central bank is obliged to back the currency with the asset of equal value in order to keep up with the public's confidence in paper currency. RBI follows minimum reserve system for the issue of notes. ठीक है, जो सारी करेंसीज हैं जो कि RBI इशू करती है वो उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी में इशू करती है। दैट मीन्स कि जितने भी करेंसी नोट्स आरबीआई ने इशू किए हैं वो उसके लिए जो है इक्वल अमाउंट ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन करेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ असेट्स मेंटेन करेगी, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड्स एंड ऑल रहता है ये। तो ये चीज़ जो है ये कंपलसरी रहती है और इसी के लिए जो है हमारा भी ट्रस्ट रहता है कि हाँ हमारा भी ट्रस्ट रहता है पूरी मॉनेटरी सिस्टम पर और आरबीआई पर। ठीक है, सो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस फंक्शन इज दैट इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन एंड इंश्योर पब्लिक फेथ इन दी करेंसी सिस्टम। ठीक है, ये हो जाता है हमारा आंसर कंप्लीट एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Explain the components of the equation C is equals to 20 plus 0.90y and construct a schedule for consumption where income is 200, 250, 300 and 350. Calculate APC and show that there is an inverse relation between income and APC. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे तीन चीजें बोली गई है। पहली चीज, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताना है। ठीक है, C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.90y जो है ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स वो आपको बताना है कि C का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वो जो 20 है वो आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है, 0.90 क्या सिग्निफाई कर रहा है, y क्या सिग्निफाई कर रहा है। उसके बाद में आपको एक शेड्यूल कंस्ट्रक्ट करना है फॉर दी कंजम्पशन जिसमें इनकम लेवल्स आपके पास में गिवन है 200, 250, 300 और 350 और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो एपीसी है वो कैलकुलेट करना है ये सारे इनकम लेवल्स पर और इस चीज को सिग्निफाई या बताना है आपको कि एपीसी और इनकम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आंसर देख लें। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर करेंगे, दैट इज इसके कंपोनेंट्स हमें बताने हैं। C इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.90y। सो C क्या है आपका, कंजम्पशन है। 20 क्या सिग्निफाई कर रहा है स्टूडेंट्स, 20 सिग्निफाइंग ऑटोनॉमस कंजम्पशन, दैट इज दिस इज दैट कंजम्पशन विच इज डन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये चीज भी हम इसके आगे लिख सकते हैं कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, ये वो कंजम्पशन है जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर इनकर किया जाता है। 0.90 क्या बता रहा है, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बता रहा है, दैट इज विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम 0.9 पार्ट ऑफ द इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ठीक है, एंड वाई इज द नेशनल इनकम। ठीक है, फिर आ जाओ इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, दैट इज इनकम लेवल्स है आपकी 200, 250, 300 एंड 350। उस पर आपका कंजम्पशन कितना है वो आपको बताना है। अब कंजम्पशन को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पर्टिकुलर हमारे पास में इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। हर एक जो इनकम लेवल है वहां पर इस y की जगह पर उस इनकम लेवल को लिखेंगे और जो हमारे कंजम्पशन के लेवल्स हैं उन्हें क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, सो 20 प्लस 0.90 इंटू 200 विल गिव यू 200। उसके बाद में 20 प्लस 0.90 इंटू 250 विल गिव यू 245। then 20 plus 0.90 into 300 will give you 290 and 20 plus 0.90 into 350 will give you 335। तो वेरियस जो हमारे पास में कंजम्पशन के जो नंबर्स थे वो मिल गए। देन कम्स टू दी एपीसी। एपीसी को कैसे निकालते हैं, C डिवाइडेड बाय Y, एक एक जो वैल्यू है उनको हम डिवाइड करते जाएंगे। तो 200 डिवाइडेड बाय 200 विल गिव यू 1। देन कम्स टू 245 डिवाइडेड बाय 250 विल गिव यू 0.98। फिर आया 290 डिवाइडेड बाय 300 विल गिव यू 0.96 एंड 335 डिवाइडेड बाय 350 विल गिव यू 0.95। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो आप देखोगे अगर आप सिंगल डिजिट तक इसको डिवाइड करोगे तो सब में 0.9 आएगा।
इसलिए आपको डबल डिजिट डिवीजन में चले जाना है, दैट इज 0.98, 96 एंड 95, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि आपकी जो एपीसी है वो फॉल हो रहा है, और अगर हम इनकम देखें तो इनकम राइज हो रही है। तो विद इंक्रीज इन इनकम एपीसी इज डिक्रीजिंग, तो ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद इंक्रीज इन इनकम जो एक नॉर्मल ह्यूमन की जो एक टेंडेंसी होती है वो ये हो जाती है कि वो अब अमाउंट, उसका जो इनकम है वो क्या करे, वो सेव करे अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमिंग, ठीक है। So clearly as income increases from 200 to 250 and 300 to 350 respectively, APC falls as 1 to 0.98, 0.96, 95. Hence there is an inverse relation between income and APC. All right, I guess question is clear to you. अब इसका एक और वाला क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। What is meant by investment multiplier? State the relationship between marginal propensity to consume and investment multiplier, ठीक है। investment multiplier का मतलब क्या है, और हमें जो है MPC और investment multiplier के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे बताना है, ठीक है। देख लेते हैं आंसर को। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। In short, K is equals to change in Y divided by change in I. Relationship between MPC and investment multiplier अब हम शो कर दें। इनिशियली हमने एक्सप्लेन कर दिया कि K that is investment multiplier क्या होता है, ठीक है। Now MPC और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे देख लेते हैं। So there is a direct relationship between the value of MPC and the value of multiplier. This means that as the value of MPC increases, the size of multiplier also increases and vice versa. For example, ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के साथ में बता देते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर और जो आपका MPC है उसके बीच में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया व्हेन MPC इज इक्वल्स टू 0.5 और B लिया व्हेन MPC इज इक्वल्स टू 0.8। कैलकुलेट मल्टीप्लायर हमने लिया है। तो अगर हम दोनों में फाइंड आउट करें तो जब फर्स्ट वाले में फाइंड आउट किया तो K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC होता है। इसको सॉल्व किया, MPC की वैल्यू देखो कितनी है, 0.5 है, तो मल्टीप्लायर आपका कितना आया, 2 आया। अब जब MPC की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी है, 8 है, तो उस टाइम पर जब हमने K की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो K क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। तो जैसे जैसे हमारा MPC बढ़ा, आपकी जो K की वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC, ठीक है। अब चलें आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डिस्कस द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को डिस्कस करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। 4 पॉइंट्स लिख दो, सफिशिएंट है, आपका जो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हो जाएगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं इसका। द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिस्कस एज फॉलोज, ठीक है। अब स्कोप में क्या लिख देना स्टूडेंट्स, जो आपने वेरियस चैप्टर्स पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो आप यहाँ पर लिख दो, आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। थ्योरी ऑफ मनी, तो macroeconomics explains function of money, components of money supply. Banking also plays an important role in understanding various aspects of macroeconomic problem like inflation, deflation, etc. ठीक है। Then उसके बाद में हम लिख देंगे theory of general price level. So problems regarding inflation, excess demand, deflation, etc. are studied with the help of macroeconomics variable. Theory of economic growth. So macroeconomic study is fuller utilization of resources and their growth to achieve the objective of economic growth ultimately. Theory of national income. Macroeconomic study is generation of national income by product method, income method and expenditure method, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था इस क्वेश्चन में, सब कुछ जो है आपने जो पढ़ा है उसे ही बहुत अच्छे नॉर्मल टर्म्स में हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है। आपको जो है बहुत हाइफेंडो जो इंग्लिश है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। एकदम नॉर्मल जो लैंग्वेज हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं, आप बस उसी वे से आपका आंसर जो है कंप्लीट कर दो, उसे लिख दो, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CBSE ये नहीं बोलता है कि हमें जो है एक्स्ट्रा जो है टर्म्स चाहिए या कुछ अलग अलग चाहिए। टर्मिनोलॉजीज जहाँ पर ज़रूरत है, जो आपने आपके कोर्स में या आपके सब्जेक्ट में पढ़ी है, वो टर्मिनोलॉजीज तो एज इट इज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है हाई टाइप ऑफ इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कम्स टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
Through its budgetary policy, government allocates resources in accordance with the requirement of the country. Do you agree with the given statement? Justify your answer with valid reason. ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, जो गवर्नमेंट बजट का एक फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, पूछा वही गया है, बस उसका जो फ्रेमिंग का तरीका है वो थोड़ा सा बदल दिया है. तो अब इसका आंसर देख लें हम लोग. So the given statement is true. Reallocation of resources refers to redistribution of resources from one use to another. The government reallocates resources with a view to balance the goal of profit maximization by firms and social welfare by government. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो रीअलोकेट क्यों करती है रिसोर्सेज को, ताकि जो एक बैलेंस है किसके बीच में, जो गोल्स है ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रह सके. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो फर्म्स का गोल है और सोशल वेलफेयर इज द गोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स व्हिच आर इंजीरियस टू हेल्थ इज डिस्करेज्ड थ्रू टैक्सेशन. On the contrary, production of socially useful goods is encouraged through subsidies. ठीक है, तो ये subsidies और taxation से जो है इस वे में आपके resources क्या किए जा सकते हैं, reallocate हो सकते हैं. If the private sector does not take initiative in certain activities, government directly controls them like water supply, sanitation, etc. ठीक है, तो ये चीज़ भी है कि इस वे से भी जो है मतलब कि अगर प्राइवेट सेक्टर जो इनिशिएटिव है, जो मेन इंपॉर्टेंट सोशल वेलफेयर के लिए या सोशल जस्टिस के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर उन्हें अंडरटेक नहीं करती तो गवर्नमेंट खुद जो है उन्हें अंडरटेक कर लेती है. ठीक है, तो इस वे से जो वेरियस रिसोर्सेज हैं उन्हें रीएलोकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट. ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Classify the following statement as revenue receipt or capital receipt. Give valid reasons in support of your answer. हमारे पास में जो है 4 स्टेटमेंट है और हमें इन्हें क्लासिफाई करना है इनटू रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट और वैलिड रीजंस भी देने हैं हमें. ठीक है, अगर बोल रहे हैं कैपिटल है तो क्यों कैपिटल है, और अगर बोल रहे हैं रेवेन्यू तो क्यों रेवेन्यू है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट है, 1 मार्क फॉर ईच. ठीक है, financial help from the multinational corporation for victims in flood affected area. B है आपका sale of shares of the public sector undertaking to the private company Y Limited. C dividends paid by the government by the State Bank of India. एंड डी बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, अब आपको कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट बताना है. अब सबसे पहले देख लें, यहीं पर मैं बता देती हूँ सबसे पहले तो कि रेवेन्यू आएगा, कैपिटल आएगा और फिर उसके बाद में उसका आंसर देख लें आप लोग. ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई बाय अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर विक्टिम्स इन द फ्लड अफेक्टेड एरिया. सिंपल सी चीज हमें ये देखना है कि क्या उसकी वजह से असेट या लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट हो रहा है. क्या इसकी वजह से असेट या लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये कौन सी रिसीट होगी, रेवेन्यू रिसीट होगी. ठीक है, उसके बाद में सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू दी प्राइवेट कंपनी वाई लिमिटेड. शेयर्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो असेट है गवर्नमेंट के वो कम हो गए. असेट कम हुए हैं मतलब कि असेट पर इफेक्ट है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये आपका कैपिटल रिसीट की जो है कैटेगरी में आएगा. ठीक है, उसके बाद में डिविडेंड्स पेड टू द गवर्नमेंट बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जो डिविडेंड गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. डिविडेंड टर्म आया है, डिविडेंड आपका असेट या लाइबिलिटीज पर इफेक्ट डालेगा, नहीं डालेगा, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर रेवेन्यू रिसीट. ठीक है, देन कम्स टू द नेक्स्ट, बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. बोरोइंग किसी भी टाइप की लाइबिलिटी इंक्रीज करती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिसीट. ठीक है, तो आई गेस क्लियर है कि कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल है और क्यों जो है वो रेवेन्यू है कैपिटल रिसीट के पार्ट में आएगा. अब इसका आंसर देख लो. फर्स्ट वाला रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट एज इट इज नीदर क्रिएटिंग एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड में लिखा हमने कैपिटल रिसीट है ये गवर्नमेंट का एज इट इज रिड्यूसिंग द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड में लिखा इट इज द रेवेन्यू रिसीट एज इट इज नीदर क्रिएटिंग एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. फोर्थ में लिखा कैपिटल रिसीट एज इट इज इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक, आई गेस क्लियर है क्वेश्चन. आ जाए नेक्स्ट वाले पर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास में 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका. 3 मार्क्स बिलोंग टू योर ए पार्ट, 3 मार्क्स बिलोंग टू योर बी पार्ट. ठीक है, अब सबसे पहले ए वाले पार्ट पर आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, डिमांड फॉर व्हाट, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड. ठीक है,
उसे हम बोलेंगे डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर हम बात करें डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डोमेस्टिक लोग हैं उनकी डिमांड कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसे हम डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। अब इसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। और इसका बी वाला पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। जो करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस है उनके बीच का डिफरेंस शो करना है। देख लेते हैं आंसर को। सबसे पहले ए वाले को आंसर कर दें। सो डिफरेंस बिटवीन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर, एक साइड पर हमने लिया डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस, एक साइड पर हमने लिया डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। सो द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक मीनिंग वाला पार्ट क्या हो गया कि ये वो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को हम क्या कहेंगे, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। इधर पर आए अगर हम इसके मीनिंग पर, सो द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से हमें मतलब नहीं है, जो डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड है उससे मतलब है, ठीक है। Then comes to the next one, जो डिफरेंस है, it relates to the goods and service generally exported, और ये क्या आएगा, it relates to goods and services generally imported, ठीक है। It increases the export of domestic goods, it increases the imports of foreign goods. All right, ये हो गया हमारा डिफरेंस between these two. नेक्स्ट वाला जो इसका बी पार्ट है, that is current account deficit और करेंट अकाउंट सरप्लस के बीच का डिफरेंस। सो इट रिजल्ट्स व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेस देन द इंपोर्ट्स। डेफिसिट कब होगा, जब जो एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का वो लेस हो जाएगा, किससे, उनके इंपोर्ट से। और करेंट अकाउंट सरप्लस क्या है, सो इट रिजल्ट्स व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन इंपोर्ट्स, ठीक है। करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो इट रिजल्ट्स इन ट्रेड डेफिसिट, और करेंट अकाउंट सरप्लस इट रिजल्ट्स इन ट्रेड सरप्लस, ठीक है। फिर वहीं करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसकी वजह से आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन रिजर्व्स का, और करेंट अकाउंट सरप्लस की बात करें तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। आउटफ्लो उधर क्यों, एक्सपोर्ट जो है वो कम है आपके किससे, इंपोर्ट से, और इसमें जो है आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो आपके पास में इनफ्लो ज्यादा आएगा और उधर जो है आपका आउटफ्लो ज्यादा है, ठीक है। आई गेस क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। Suppose a ban is imposed on consumption of tobacco. Explain its likely effect on gross domestic product and welfare. मान लो अगर जो है एक बैन इम्पोज कर दी जाए टोबैको के कंजम्पशन पर, तो उसका जो है इफेक्ट जीडीपी पर और वेलफेयर पर क्या होगा। जीडीपी पर क्या जो है इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो जीडीपी पर नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है। नेगेटिव इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि देखो वी नो हमारी कंट्री में टोबैको कंजम्पशन वाली जो पॉपुलेशन है, जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है। अगर बैन लगा दिया जाए तो वो सारे लोग जो है वो टोबैको को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली वो जो डिमांड है वो कम होगी, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इंडिया की जो प्रोडक्शन है सारे गुड्स का अगर हम लोग क्यूमुलेटिव ले तो उतना शेयर ऑफ जो टोबैको का है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड जब हम ये बोल रहे हैं कि लार्ज परसेंटेज या लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है इसे कंज्यूम करती है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन आपका इससे अफेक्ट होगा, ठीक है। अगर जो आपके कंजम्पशन पर बैन लगेगा, अल्टीमेटली अगर कंजम्पशन पर बैन लगेगा तो प्रोडक्शन अपने आप रुक जाएगा, और अगर प्रोडक्शन रुकेगा तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से हम ये बोलेंगे कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो कंट्री का कम आएगा। जब प्रोडक्शन कम आएगा स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्शन के कम के साथ साथ में जो जीडीपी है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी अल्टीमेटली होता क्या है, जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी भी कम होगा। जीडीपी कम हो रहा है मतलब कि नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसका वेलफेयर पर क्या इफेक्ट है, वेलफेयर पर पॉजिटिव इफेक्ट हो गया या नेगेटिव, तो वेलफेयर पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है। पॉजिटिव इफेक्ट क्यों होगा, बिकॉज वी नो टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, राइट। तो इसीलिए जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि अब जो है लोग इसे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली उनकी जो हेल्थ जो कि इसकी वजह से खराब हो रही थी वो अब नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है वेलफेयर पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट है और जीडीपी पर उसका
नेगेटिव इफेक्ट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो जब आप आंसर करोगे तो ये देखना कि आपका ये भी 3 मार्क्स का चला जाए, ये भी 3 मार्क्स का चला जाए, ठीक है। तो इस वे से आपको आंसर करना है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट मैनर में बताया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पर जो है बहुत ही शॉर्ट मैनर में लिखा है कि क्या इफेक्ट है, लेकिन जब आप आंसर लिखोगे इसको थोड़ा एलाबरेट करना। ये मैंने पर्पसली डाला है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा क्रिप्स जो इसका आंसर है। रीजन बीइंग कि हम लोग इतने सारे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं, अगर मैं आप लोगों को हर एक आंसर जो है टू दी पॉइंट बताती जाऊंगी तो कभी कभी ये होता है कि आपकी वो आदत बन जाती है, अरे मैम बता दो देगी हम क्यों लिखें। लेकिन वही आदत हमें नहीं बनानी है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर आपको खुद लिखना होगा सीबीएसई का जब आपका एग्जाम होगा तब, ठीक है। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो आपको खुद को जो है उसका आंसर करना पड़ेगा। वहां पर मैम नहीं आएंगी कि वो आपको जो है पूरा पूरा आंसर बता दे कि बच्चे ये लिख लो, राइट। तो इसीलिए जो है इसका आंसर आपको खुद ही को लिखना है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्रॉपर्ली यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये जो होमवर्क है आप बहुत ही अच्छे से करने वाले हो। सो बैन ऑन कंजम्पशन ऑफ टोबैको विल ब्रिंग डाउन द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको सिंस इट इज काउंटेड इन जीडीपी विल फॉल। द बैन विल इंप्रूव द हेल्थ इन जनरल, इट विल दस इंक्रीज वेलफेयर, ठीक है। अब इसके बी वाले क्वेश्चन पर आओ। अच्छा, बी वाला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, इसका और वाले क्वेश्चन पर आओ। और वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डज गिविंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सपोर्ट्स के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं तो उसका जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट होगा। देखो सिंपल सी चीज है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक्सपोर्ट पर, मतलब कि अब रिलेटिवली जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो चीपर हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट्स चीपर हो गए तो अल्टीमेटली जो फॉरेनर्स हैं जो कि हमारे गुड्स को कंज्यूम करने वाले हैं उनके लिए हमारे जो गुड्स हैं वो रिलेटिवली चीपर बन जाएंगे। अब जब वो रिलेटिवली चीपर बने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ा देंगे, राइट। बिकॉज जब कोई भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज होगी तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर क्या इफेक्ट होगा। अब इतना दिमाग लगाने से अच्छा है एक ग्राफ बना लेना, ठीक है, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर एक्सपोर्ट्स की प्राइस कम होती है, एक्सपोर्ट्स पर इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट्स पर क्या दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट करो हम इतना आपको इंसेंटिव देंगे। तो अब क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, अभी डिमांड उतनी है, ठीक है, अभी डिमांड पर कोई चेंजेस नहीं है, अभी डिमांड उतनी है, अभी सप्लाई बढ़ रही है। अब सप्लाई बढ़ेगी तो ये S1 से S2 पर आ गए हम, इनिशियल सप्लाई ये था और डिमांड ये थी। अब हम S1 से कहाँ आ गए, S2 पर आ गए। आपका जो इनिशियल प्राइस था दैट वाज P1 और क्वांटिटी वाज Q1। अब हम आ गए यहाँ पर, तो अब जो है प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो फॉरेन एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो गया है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो गया है बिकॉज एक्सपोर्ट्स पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। सो एज द एक्सपोर्ट राइज ड्यू टू इंसेंटिव्स बाय द गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग एक्सपोर्ट्स, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस एंड द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। दिस विल लीड टू राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हिच इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो जो इंसेंटिव्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, उसकी वजह से जो इंसेंटिव्स है एक्सपोर्ट पर, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट होगा, तो फॉरेन करेंसी या हम ये बोले कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें एप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, क्योंकि जब आपकी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी नहीं थी, तो उसकी वजह से जो आपकी करेंसी है वो एप्रिशिएट होगी, ठीक है। जो प्राइस है वो कम आ गया ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट का प्राइस फॉल हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट का प्राइस फॉल हुआ है, मतलब कि हमारी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन की क्या इफेक्ट हुआ। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेक्शन बी पर आ जाते हैं। अब हम लोग सेक्शन बी में जो हमारे सबसे पहले जो MCQs है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दैट मीन्स 18th क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इन पर्टिकुलर इवेंट्स को अरेंज करना है और करेक्ट अल्टरनेटिव जो है वो चूज करना है। Great Proletarian Cultural Revolution, Great Leap Forward Campaign, Introduction of Economic Reforms, First 5 Year Plan। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उसके बाद में ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ था, उसके बाद में आया था आपका ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन एंड एट द एंड क्या आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो चीज़ रिवील हो गई है, तो दैट वुड बी 4213, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका
करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर, इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्रिवन बाय बेटर टेक्नोलॉजी failing to improve the rate of participation in economy, such growth is called jobless growth. B है, if economic growth is driven by better technology and also improves the rate of participation in economy, such growth is called jobless growth. C is, if economic growth is driven by obsolete technology and due to which the participation is less, such a growth is called jobless growth. And D है, if economic growth is driven by obsolete technology but there is an improvement in the rate of participation in the economy, such a growth is called jobless growth. जॉबलेस ग्रोथ होती क्या है कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है लेकिन वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही है। तो आपका इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन ए, दैट इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज ड्रिवन बाय बेटर टेक्नोलॉजी failing to improve the rate of participation in economy, such a growth is called jobless growth. ठीक है, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेटर टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है और वो दैट इज फेलिंग टू इम्प्रूव दी पार्टिसिपेशन रेट, तो उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए। ऑल राइट, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अर्बन पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन, जो अर्बन पीपल है वो मेनली किसमें एंगेज्ड है? प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेनिंग और एग्रीकल्चर। तो अर्बन पीपल की बात हो रही है तो इन सब में से सर्विस सेक्टर में जो है वो मेनली एंगेज्ड रहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? बहुत ही ईजी है, इंटरनेशनल मेकर्स फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटर मॉनेटरी फंड और इंटर गवर्नमेंटल मनी फंड। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द कंट्री? ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकता है लोगों का? बाय ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट्स टू बाय, बाय इंक्रीजिंग रूरल अर्बन माइग्रेशन, बाय इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। ठीक है, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा? बाय इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस। चीपर गुड्स वगैरह जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वर्किंग कंडीशंस जो है वो ज्यादा बेटर होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस 1991। लिबरल, रिस्ट्रिक्टिव, स्ट्रिक्ट और नॉर्मल, कौन सी पर्टिकुलर पॉलिसी अडॉप्ट की है आफ्टर 1991 इंडिया ने? सो दैट वाज लिबरल पॉलिसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला है, पहले वो देखते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज मेजरली कॉज्ड बाय, जो अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम है फॉर फार्मर्स इन इंडिया वो मेजरली क्यों कॉज होती है? रीजंस क्या है? ऑप्शंस, इरेगुलर रेनफॉल, अनअवेबिलिटी ऑफ लोन्स, स्मॉल होल्डिंग, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो अल्टीमेटली करेक्ट ऑप्शन वुड बी इरेगुलर रेनफॉल। ठीक है, बिकॉज ऑफ इरेगुलर रेनफॉल जो अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम है फार्मर्स पर वो रहती है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं इनकी वजह से इनकम पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, इनकम पर इफेक्ट इरेगुलर रेनफॉल की वजह से होता है। ठीक है, then the reason behind implementing the economic reforms in India in 1991 was, जो रीजन है इकोनॉमिक रिफॉर्म के पीछे के वो क्या है? डायरेक्शंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, बी फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, सी डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड नन ऑफ द अबव। क्यों जो है इंडिया ने अडॉप्ट किए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल, दैट वाज द डायरेक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। हमने अपनी मर्जी से रिफॉर्म नहीं इंट्रोड्यूस किए, हमें बोला गया था, वी वर ऑब्लिग्ड कि हमें रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करने पड़े थे। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जो है इसी का और, इन डैश द कार्व कमिटी नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। कौन से ईयर में कार्व कमिटी जो है उसने ये बोला था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उन्हें प्रमोट करना चाहिए? ऑप्शंस 1944, 1951, 1955 एंड 1953। इसके अलावा इस चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि कार्व कमेटी सेटअप कब हुई थी, क्योंकि कार्व कमेटी जो है वो सेटअप हुई थी विद द मेन एम ऑफ व्हाट, प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो कार्व कमेटी का सेटअप या फिर इस हिसाब से भी आप आंसर करो तो कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? दैट वुड बी 1955, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड है। In India, the service sector has shown significant growth and participation
of workforce from 1970 to 73 to 2011-12. Reason है service sector is the only organized sector in the economy, so the government spends a lot of money for creating jobs in service sector. क्या reason सही है? No, it is false. ठीक है, ये जो only बोल दिया ना यहाँ पर कि service sector is the only organized sector, तो ये चीज गलत है. service sector के अलावा दूसरे sector भी organized sector में आते हैं. लेकिन अगर हम फर्स्ट वाला देखें, द इन इंडिया सर्विस सेक्टर हैज शोन सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो क्या ये चीज सही है? यस, दिस इज ट्रू. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं. असर्शन गिवन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1995 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स. क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है. तो आपका असर्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. रीजन है देयर वाज अ नीड टू स्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम इन व्हिच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड. क्या इसीलिए WTO जो है वो सेटअप हुआ था? बिल्कुल इसीलिए हुआ था. लेकिन क्या इसीलिए जो WTO है वो 1995 में सेटअप हुआ था? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पर डेट की बात की जा रही है, यहाँ पर WTO क्यों सेटअप हुआ उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है और करेक्ट अल्टरनेटिव हमें चूज करना है. सो ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, वन चाइल्ड नॉर्म, चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अल्टरनेटिव्स. ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ऑलराइट, अल्टरनेटिव्स आर दी फॉलोड वन. तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड सबसे पहले आया. ऑलराइट, तो ये आ गया हमारा 1. उसके बाद में क्या आया आपका? उसके बाद में आया ग्रेट पॉलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, दिस इज ऑन द नंबर 2. उसके बाद में इन दोनों में से क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इन दोनों में से जो चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमने पहले देखी, तो ये आपका 3rd पर आएगा और ये आएगा आपका 4th पर. तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा? 4 1 3 2. ठीक है, अब सबसे पहले देखो 4 वाले कौन से? तो एक ये है, एक ये है. 4 के बाद में 1 इज दिस, यहाँ पर आ गया क्या आपका 3. तो 4 के बाद में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी. सिर्फ स्टार्टिंग के 2 देखकर जो है हम करेक्ट आंसर बता सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स आ गए, इन्हें देख लेते हैं. सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है. स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेस्ड बाय इंडिया इन द प्रेजेंट टाइम. कोई भी 2 एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो हमें बताने हैं जो कि इंडिया फेस कर रही है प्रेजेंट टाइम्स पर. ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं. एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग हमने ये बता दिया. इसके अलावा आप और भी कुछ बता सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको ज्यादा अच्छे से आता हो आप वो यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनी 2 बोला गया है तो आप कोई भी जो है 2 यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स एक्सप्लेन कर सकते हो. तो एयर पोल्यूशन इन इंडिया, एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज where vehicles and industries are major contributors to pollution. Air pollution results in health problems and causes severe damage to the environment. ठीक है, जो एयर पोल्यूशन है वो वाइड स्प्रेड है कहाँ पर? अर्बन एरियाज में, जहां पर व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं एयर पोल्यूशन के. एयर पोल्यूशन जो है वो रिजल्ट करता है इन हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कॉजेस सीवियर डैमेज टू द एनवायरमेंट. वहीं हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो वो क्या है? सो ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर of the Earth's atmosphere and oceans due to increase in greenhouse gases in the recent past. This has become a major global concern for the world. ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है आप कोई भी relevant point दे सकते हो explanation के लिए, और आप जो हो और भी कोई relevant जो है यहाँ पर concern भी लिख सकते हो. ठीक है, I guess this is clear. नेक्स्ट पर आ जाएं. What was the state of industry under British rule? ब्रिटिश रूल के अंडर जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री है वो कैसा था? आंसर देख लें. अंडर द ब्रिटिश रूल द स्टेट ऑफ इंडस्ट्री हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिशर्स फॉलोड डिस्क्रिमिनेटरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी which means heavy duty on Indian exports and no tariff on Indian imports. ठीक है, ये जो discriminatory foreign trade policy है ये भी जो है ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी. Then handicraft industry lost both domestic as well as international market. ठीक है, तो these were some of the state, या फिर हम ये बोलें these were some of the characteristics of industries under British rule. ठीक है,
No heavy industry or capital good industry was established by the Britishers in India. The elimination of Nawabs and Rajas, who were the major buyers of handicraft goods. कंपटीशन विथ मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स. ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द इंडस्ट्रीज अंडर द ब्रिटिश रूल. ठीक है, और द कॉलोनियल रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 3 ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन के 3 ड्रॉबैक्स जो हैं वो हमें मेंशन करने हैं. 3 की बोला है तो हम 3 ही क्या करेंगे, हम 3 ही ड्रॉबैक्स बताने वाले हैं. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आप ये भी कर सकते हो कि इन 3 ड्रॉबैक्स के साथ में सबसे पहले इनिशियली आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो कि ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या. ठीक है, कब वो जो है इम्प्लीमेंट किया गया, वो क्या था, उसके जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है लेकिन बहुत ही शॉर्ट में आप बता दो कि ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह था क्या. ठीक है, आंसर पर आते हैं. द ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज कन्फाइंड टू फूड क्रॉप्स. सो ग्रीन रेवोल्यूशन ड्रॉबैक्स बता रहे हैं हम. ठीक है, तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला सिर्फ ये फूड क्रॉप्स पर कन्फाइंड था. दूसरे जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं या जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उन पर ये नहीं था. ठीक है, जो उनके लिए जो है सीड्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज रिमेन्ड लिमिटेड टू व्हीट और राइस क्रॉप्स ओनली. इट डिड नॉट कवर पल्सेस. पल्सेस भी कवर नहीं किया. प्रोग्रेस इन आर मेजर कमर्शियल क्रॉप्स विच cotton, jute, oil seeds have been very slow. ठीक है, then limited coverage increase in food production has taken place only in Rajasthan, Punjab, Maharashtra, Tamil Nadu, Western Uttar Pradesh and in some districts of Andhra Pradesh. Thus has increased रीजनल इनइक्वालिटीज. ठीक है, ओवरऑल जो है सेम काइंड ऑफ इफेक्ट उसका नहीं देखने को मिला. लिमिटेड कवरेज था और उसकी वजह से जो रीजनल इनइक्वालिटीज है वो बढ़ गई. कुछ स्टेट्स जो है वो बहुत अच्छे जो है प्रॉस्पर हो गए इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस एंड कुछ जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाए. ठीक है, then inequalities among farmers. Only big farmers have benefited most from the application of new technology. The new technology therefore has increased the inequalities of income. ये भी एक particular drawback था कि inequalities of income जो है वो increase हो गई थी. ठीक है, और inequality of income क्यों increase हुई, क्योंकि इसमें जो various irrigation facility और जो insecticide pesticide की जरूरत थी वो हर एक small या marginal farmer afford नहीं कर सकता था और big farmers तो बहुत अच्छे से afford कर पाते थे. तो इसलिए जो है बिग फार्मर्स और बिग बनते गए या उनकी जो है इनकम बढ़ती गई और जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं वो और जो है पुअर स्टेट में चले गए. तो ये इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो गई थी. ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन यू से दैट चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि किन रीजंस के साथ में ये बोल सकते हैं कि जो चाइना है वो इंडिया और पाकिस्तान के अहेड है. ठीक है, आंसर देखते हैं. So China is ahead of India and Pakistan due to following reasons. China started its economic reforms in 1978 as compared to India 1991 and Pakistan in 1988. Structural change in manufacturing sector was significantly grown. About half of the China's GDP is contributed by the manufacturing sector. India and Pakistan could not develop their manufacturing sector well. ठीक है, ये भी एक चीज़ थी कि चाइना में हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की साइड शिफ्ट हुआ और वहीं आप अगर पाकिस्तान और इंडिया में देखो तो एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर के साइड शिफ्ट हुआ है. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल चेंज था चाइना का इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो भी एक काफ़ी ओवर एज रहा है टू इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर मेड इन चाइना विच लेड टू ह्यूज FDI फ्लो टू चाइना. ठीक है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे. चाइना फॉलोड वन चाइल्ड पॉलिसी एंड ब्रॉट डाउन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया एंड पाकिस्तान आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. 4 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, सफिशिएंट है, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाई डू वी ऑब्जर्व रीजनल डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अटेनमेंट्स इन इंडिया. हम लोग जो है रीजनल डिफरेंसेस क्यों ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इन एजुकेशनल अटेनमेंट्स इन इंडिया. ठीक है, ये जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों देखने को मिल रहे हैं, आंसर देख लें. सो द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिफरेंसेस कंसिडरेबली अक्रॉस स्टेट्स from as high as rupees 17,000 in Himachal Pradesh to as low as rupees 3,600 in Bihar in 2011-12. अब रीजनल डिफरेंसेस के पीछे का रीजन भी देखिए. सबसे पहले कि जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट्स का वो भी डिफरेंट है. हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 17,000 तक का जो है
क्या है स्टेट का जो एक्सपेंडिचर है वो है, वहीं आप अगर बिहार का देखो तो दैट इज 3600 का एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दिस लीड्स टू रीजनल डिफरेंसेस इन एजुकेशनल अटेनमेंट्स। द स्टेट्स इन विच पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज मोर हैव हाई लिटरेसी रेट एज कंपेयर टू दो स्टेट्स इन विच पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज मोर हैव हाई लिटरेसी रेट एज कंपेयर टू दो स्टेट्स विथ लेस पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ पर वो जो हमारी लाइन है वो रिपीट हो गई है, तो उसे थोड़ा सा आप एलिमिनेट करो और जो आंसर है, जो आंसर का जो पॉइंट है उसे समझो, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज कि ये जो पर्टिकुलर जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स हम देख रहे हैं उसमें इतना डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंगली जो एजुकेशनल अटेनमेंट्स है उनमें भी क्या है, उनमें भी उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। और हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना जो है ध्यान नहीं देती एजुकेशन सेक्टर पर, या अपनी जो स्टेट है उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो इतने एनहांस नहीं हो रहे हैं, इतने डेवलप नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए जो है ये सारे जो वेरियस डिफरेंसेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। Then next question, what are the major initiative taken by government to improve agricultural marketing system? क्या जो है various major initiative थे जो कि गवर्नमेंट ने अंडरटेक किए हैं to improve the agricultural marketing system, ठीक है। So in order to improve the system of agricultural marketing, the government initiated a series of major steps which are as follows. First one is regulated markets. In order to improve agriculture marketing, the government has established regulated markets. In this market, the sale and purchase of production is mentioned by the market committee. This helps to bring transparency and the use of products, sale and weight this market as also the farmers to get justified price and for their produce, ठीक है। तो जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनकी वजह से जो है जो एक ज़्यादा प्रॉपर जो है सेल एंड परचेज जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का वो हो पा रहा है, और जो फेयर प्राइजेस हैं वो फार्मर्स को मिल पा रहे हैं, ठीक है। Then warehousing facilities. So in order to overcome the problem of distress sale, the government offers warehousing facilities to the farmers. This helps the farmers to store their production and sale in the market when the price are lucrative or higher, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को भी स्टार्ट किया ताकि लोगों के पास में या फार्मर्स के पास में जो है स्टोरेज फैसिलिटी रहे, इन केस अगर जो है मार्केट में सही प्राइसेस नहीं चल रहे हैं और अगर फार्मर चाहते हैं कि वो अपने इस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को स्टोर करके रख ले, वो इसे सेल ना करे, तो वो जो है अपनी ये जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है उनकी हेल्प लेकर या उनसे जो है अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे सेफली सिक्योरली जो है स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज कि एटलीस्ट इतना मिनिमम प्राइस तो फार्मर को मिलेगा ही मिलेगा उसके प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड minimum support price policy. According to the policy, the farmers are assured to get reasonable price from their produce. Also, the government will purchase their produce at the specified price. The farmers are free to sell their produce at the higher price than minimum support price in the open market. Thus, farmers are assured to get the minimum income from the sale of their crops, ठीक है। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अश्योर कर रही है फार्मर्स को कि आपके प्रोड्यूस का एटलीस्ट इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा प्राइस पर फार्मर्स सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में अगर वो चाहे तो, और अगर उनका प्रोड्यूस जो है वो इससे हाई प्राइस पर बिक रहा हो तो। लेकिन गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, आपको कम से कम हम इतना तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। देन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है, ये भी जो है ये गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, द गवर्नमेंट इज encouraging the formation of cooperative agricultural marketing society. The farmers are the male members of these society. The farmers become better bargainers in the market. They are able to get better price for their crop through collective sale, ठीक है। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी जो है उसमें साथ में कलेक्टिवली जो है डिसीजंस लेना, कलेक्टिवली जो है सेलिंग परचेजिंग करना, तो उसकी वजह से भी जो ज़्यादा प्राइजेस है वो इन्हें मिल पा रहे हैं। देन सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट. सो इन ऑर्डर टू प्रमोट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रेलवेज आर ऑफरिंग सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट facility to the farmers so that the farmers can bring their products to urban market. They can get better price for their produce.
दिस विल हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग द गवर्नमेंट encouraged and supported the role of electronic media and print media. Due to this, the farmers are able to get information related to market. This helps them to decide about how much to sell, when to sell और what price to sell and to whom to sell, ठीक है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना फार्मर्स के पास में ये भी ज़रूरी है। तो ये स्टेप्स भी जो हैं ये गवर्नमेंट ने लिए, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इस वे से जो है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इनिशिएट किया है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, सफिशिएंट, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक मार्क हर एक पॉइंट पर मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, इसी का एक और वाला क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? What are the advantages and disadvantages of organic farming? Why organic farming is good for India? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है हमें ये बताना है, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये हमें बताना है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इंडिया के लिए गुड क्यों है इसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है उन्हें आंसर करते जाएं। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है इसे बता देते हैं। सो इट इज दैट सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच वी यूज ऑर्गेनिक इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. The basic organic inputs are animal manure or plant compost. Organic farming is that farming which discard the use of chemical inputs like fertilizers, insecticides, pesticides, etc. Organic farming focus on maintaining good health. It is eco-friendly technique of farming, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसे हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही सिंपल जो है वर्ड्स में। उसके बाद में इसके एडवांटेजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। सो द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो यूज है उसे डिस्कार्ड कर रही है, उसे एलिमिनेट कर रही है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. इट अवॉइड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। देन एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली इन नेचर. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. इट अवॉइड द यूज ऑफ नाइट्रेट विच आर हेल्थ हजार्ड एंड पोल्यूट द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्या बताया, इसके एडवांटेजेस बताएं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, हेल्दी एंड टेस्टी फूड, तो ये सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस हो जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग विच हेल्प्स to sustain soil fertility, ठीक है। Then healthy and tasty food. So organic farming does not use chemical. The food is more nutritious than food grown with chemical procedure. Organic farming provides healthier and tastier food as compared to conventional farming, ठीक है। Then comes good for small and marginal farmers. तो organic farming involve the use of animal manure or plant compost, whereas chemical farming involve the use of pesticide, HYV seeds, etc. So organic farming is less expensive as compared to the conventional farming. Hence it is good for small and marginal scale farmers, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हुए। यहाँ पर हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूरा ऐसे ही आ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उसके क्या एडवांटेजेस है और क्यों इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, तो इतने सारे एडवांटेजेस नहीं लिखना है आपको, जो है 3 एडवांटेजेस लिख दो, सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि 3 हमने एडवांटेजेस लिख दिया, आप कुछ पॉइंट्स हम देंगे कि इंडिया को क्यों अडॉप्ट करना है और उसके बाद में हमने उसका मीनिंग भी बताया, तो 6 मार्क्स में इतना का सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है फुल फ्लेज्ड मैनर में तो ये 5 पॉइंट्स की जगह पर आप इन्हें 3 पॉइंट्स कर दो, ठीक है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गुड फॉर इंडिया, क्यों है उसका रीजन बताते हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गुड फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इट इन्वॉल्व्स द लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग. इनिशियली जो है उसमें एक्सपेंस लगता है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर देखें हम लोग तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग. लॉन्ग टर्म पर्पसेज में हम लोग इसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो आई गेस क्वेश्चन जो प्रॉपरली क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आ जाए हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट showing the growth of employment and gross domestic product and analyze the trend of the two variables from 1951 to 2012, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर हमारे पास में चार्ट है और हमें क्या करना है, हमें जो है इसे पढ़ना है, इसे एनालाइज करना है और जो ट्रेड्स है फ्रॉम 1951 टू 2012 इसे हमें एग्जामिन करना है। देखो ये चार्ट गिवन है 1951-56 से लेकर 2010 टू 12 तक का जो है डेटा गिवन है। अगर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर नहीं है
अगर मान लो इसके फिगर्स प्रॉपर्ली क्लियर नहीं है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, दैट इज ये जो पर्टिकुलर आपका ग्राफ देख रहे हो ना, ये एनसीईआरटी का ही जो है वो है हमारा, ठीक है, एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो एनसीईआरटी में आपका जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है उसमें आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली मिल जाएगी। तो ये जो वेरियस ये फिगर्स वगैरह है ना, ये वहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में जीडीपी है, जीडीपी ये वाला जो पर्टिकुलर है ये आपका जीडीपी एक्सप्लेन कर रहा है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी जो नीचे वाली लाइन है वो आपका एम्प्लॉयमेंट बता रही है ओवर द ईयर्स, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये आपको क्या चीज शो कर रहा है, दिस इज शोइंग यू जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। ये कौन सा फिनोमिना शो कर रहा है, ये हमें फिनोमिना शो कर रहा है जॉबलेस ग्रोथ का, कि जो जीडीपी है वो तो ग्रो होता जा रहा है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतना ग्रो नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली इट इज टेलिंग अस, या ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये हमें क्या डिपिक्ट कर रहा है, जॉबलेस ग्रोथ जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। और 1951 से 2012 का जो ट्रेंड है वो हमें देखना है। तो आपको ये देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना फॉल हुआ, ठीक है। अब पूरा लिखना नहीं है कि अच्छा 1951 में ये था, जीडीपी इतना था, एम्प्लॉयमेंट इतना था, फिर 1956 में इतना हो गया, ये हो गया, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। उसे किस वे में आंसर करना है वो आंसर हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो है आइडिया रहेगा कि आपको कैसे जो है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। So between the period of 1990 to 2012, the introduction of economic reforms in India had changed everything in India. Variables shown in the given graph show that GDP growth rate has taken an upward trend over the years, where the situation of employment growth rate has seen major fluctuations while going down in the overall trend, ठीक है। 1990 से 2012 की अगर हम लोग बात करें तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला एक जो फेज था वो है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये आपको क्या दिखा रहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखा, वेयर एज जो सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है उसमें बहुत ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशंस हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। So GDP growth rate has increased from a mere 3.4% in 1991 to 7.8% in 2012, ठीक है। ये उस ग्राफ में प्रॉपरली ये फिगर्स गिवन है। However, the employment growth rate has shown declining trends for 1.5% in 1991 to 1.12% in 2012. Between the period of 1999 to 2005, the employment generation rate was at its peak since independence, that is 2.28% per annum, ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट पर हम लोग बात करें तो 1999 से लेकर 2005, ठीक है, ये पर्टिकुलर पीरियड यहाँ पर गिवन है। तो इसके बीच में बात करें तो इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक का वो उसका पीक था, ठीक है, with the corresponding GDP growth rate standing at a decent 6.1% per annum, ठीक है। तो ये चीज जो है ये इसके इस ग्राफ में जो है डिपिक्टेड है। The gap between the two variables is maximum between the period 2005 to 10, when the employment growth rate hit the lowest in history of independent India, that is 0.28%. In the same period, the GDP growth rate had hit the highest level since independence to the tune of 8.7 per annum. Indian economy has witnessed a peculiar phenomena of jobless growth over the 3 years. Over these years, ठीक है। Learning from the situation, government had put in serious effort on employment front and brought it to the level of 1.12% per annum between the period 2010 to 12, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सारे फिगर्स हैं उसे हमने बहुत ही अच्छे वे में जो है यहाँ पर क्या किया है, शो किया है। इन ऑल द पीरियड बिटवीन 1990 to 2012, it has been a real roller coaster ride for the Indian economy on the two front of the GDP and the employment growth rate. All right, आई गेस ये जो पर्टिकुलर आंसर है ये आप लोगों को प्रॉपरली जो है समझ में आ गया है। अब इसका एक और वाला क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान सिंस 1947। इसका आंसर देख लेते हैं। ये हमारा जो है लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, तो इसके बाद में हमारा सैम्पल वेव भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि क्या जो है डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज थी पाकिस्तान की सिंस 1947। So developmental strategies of Pakistan. Pakistan got its independence on 14th of August 1947.
पाकिस्तान अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज टू प्रोसीड इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या क्या स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान ने अडॉप्ट की है वो बता दे। सो मिक्स्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी for the path of development. In this, there is a coexistence of both public and private sector. It is a type of economy in which the both private and public sector are participating in productive activities. ठीक है, तो पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो अडॉप्ट की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है वो हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, देन उसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में लेकर आया गया। जो डेवलपमेंट पॉलिसीज है वो और क्या थी वो देख लेते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पर आते हैं सबसे पहले। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन 1953 इन पाकिस्तान। ग्रीन रेवोल्यूशन refers to the sudden increase in the production of food grains, increase in public investment on infrastructure, and green revolution gives rise to the production of food grains in Pakistan. ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सही रहा था। ठीक है, जो डेवलपमेंटल पाथ है उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था। देन उसके बाद में डेवलपमेंट पॉलिसीज पर आए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड वेरियस पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट दी डोमेस्टिक ट्रेडर्स एंड टू ग्रो द इकोनॉमी। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टेरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अगर देखो कभी भी आपसे पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ पूछे और अगर आपको ना ध्यान आए कि क्या था, तो बस जो इंडिया का डेवलपमेंट पाथ था ना उसी से लिंक करके लिख देना। ठीक है, इंडिया में ये हुआ था, उसी को आप पाकिस्तान का बना के लिख देना, बिकॉज जो चीज़ें इंडिया में हुई वो चीज़ें पाकिस्तान में भी हुई। ठीक है, so role of private sector. So after 1987 Pakistan realized that private sector plays an important role in the development of any economy, and hence in 1988 structural reforms were implemented. ठीक है, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कब आया? आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया में कब आया था? आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो वही सेम चीज़ की 1988 के बाद में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके रोल को काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया था। देयर वर डीनेशनलाइजेशन एंड एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। Financial support. So Pakistan received financial support from Western nations and remittances from immigrants to the middle countries. It boosts the growth of the economy. ठीक है, जो financial support है उसके वजह से भी जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हुई थी। फाइनेंशियल सपोर्ट कब मिला था, कहाँ से मिला था? वही IMF वर्ल्ड बैंक से, जो 1988 के रिफॉर्म्स है उसके पहले जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला था। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पाकिस्तान डेवलपमेंटल पाथ। आई गेस आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। इसी के साथ साथ में हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर को भी कंप्लीट कर लेते हैं, एंड आई होप सो कि ये पूरा सैम्पल पेपर जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये जो सारे वीडियोस हैं ये आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स ऐप। मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com। जब आप इसे एक्सेस करोगे तो आपको जो है सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं और जो सारे वेरियस वीडियोज़ हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, जिससे कि आपको कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी वीडियोस को एक्सेस करने में। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।